अब दोबारा से रिवाइज करते हुए ये समझ जाना, 16 महाजनपदों को जब हम पढ़ेंगे तो फिर से कह रहा हूं कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना तो कोरिलेट करनी पड़ती है पहले से, और इसी तरीके का आंसर भी लिखने दो। अपने राइटिंग आंसर को कितने अच्छे ढंग से तुम प्रभावशाली बना सके उसके लिए चीजों को जोड़ना पड़ेगा। सुनो, तुम इस तरीके से देखो यहाँ पर मानव तो पाषाण काल से चलते हुए हड़प्पा के बाद हमारा वैदिक काल आ गया जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद हम किसमें आ गए, 6वीं सदी में आ गए, यानी कि लौह युग या द्वितीय नगरीकरण आ गया। इसी के साथ साथ हमने मेगालिथिक कल्चर भी पढ़ा मेगालिथिक कल्चर। अब मेगालिथिक कल्चर के बाद जो हमारा जो टॉपिक आ गया, अब आ गया 16 महाजनपदों में। मैंने क्या बताया तुम्हें, अच्छा एक बार जैसे जन है, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया था तुम्हें, कहाँ पर समझाया था मैंने, कबीला, छोटे छोटे कबीले थे किसमें, पूर्व वैदिक काल में यानी वैदिक पीरियड में। जन कबीले से थोड़ी बड़ा, जनपद थोड़ी और बड़ा, और सबसे ज्यादा जो बड़ा बना ये बना महाजनपद। और महाजनपद क्यों इतना ज्यादा बड़ा बना, क्योंकि क्या क्रांति हो गई थी ये, मैंने अपनी ओर से तुम्हें नाम दे दिया एक तरीके से। 6वीं सदी जो है वो एक तरीके से आर्थिक विकास के रूप में एक आर्थिक क्रांति का काल है। देखिए तुम्हें से आर्थिक क्रांति का काल रहा है, और वो क्यों रहा, वो किस कारण रहा, क्योंकि ईसा पूर्व 6वीं सदी में क्या हो गया था, यहाँ पर एक तरीके से लोहे का व्यापक प्रयोग हो गया था। लोहे का जैसा प्रयोग हुआ उसके बाद अर्थव्यवस्था में जबरदस्त आर्थिक समृद्धि आनी शुरू हुई। ठीक, कृषि कार्यों को बढ़ावा मिला, बहुत ज्यादा जो जंगल थे उसको काट कर उसको कृषि भूमि बनाया गया, और ठीक उसके बाद हमारा व्यापारिक क्षेत्र भी बढ़ा। व्यापारिक क्षेत्र बढ़ने के बाद हमारे पास मुद्राएं भी आने लग गई, और मुद्रा का प्रचलन होने लग गया। तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई वैसे वैसे बड़े बड़े महानगरों का विकास होने लग गया। क्लियर, 16 महाजनपद जो है बच्चों, इनका जो उल्लेख मिलता है, क्योंकि मैंने क्या कहा तुम्हें, ये बौद्ध और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड का टाइम पीरियड है हिस्टोरिकल। में क्या कहा, ये एक तरीके से इकोनॉमिकली जोड़ है, उसका कारण था। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात को समय भूल गया था लिखना, लेकिन अब लिखूंगा मैं ये क्या, जो मगध है, मगध, इसका उत्कर्ष होने का कारण क्या था, रूढ़िवाद कम था यहाँ पर। रूढ़िवाद समझ गया, रूढ़िवाद ना के बराबर कम था, कम था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, रूढ़िवाद नहीं था। रूढ़िवाद को समझ गए तुम। यदि हम वैदिक पीरियड में जाने तो यहाँ पर पशु बलि यज्ञों में आहुतियां बहुत दी जाती थी। तो जो पशुधन है वो तो अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था ना उस समय, समझ गए। तो जो हमारा ये जो कौन सा आया, हमारा ये जो 16 महाजनपद का काल था, और विशेष करके मैंने जैसे मगध के लिए तो बताया, तो मगध में जो है एक तरीके से आदिकरण, ये जो वैदिक काल के जो एक रिचुअल्स थे, कर्मकांड वगैरह वाले थे, वो यहाँ पर ज्यादा प्रभावी नहीं थे। और यही चीज यदि तुम देखें तो यही चीज हमारे किसमें थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं था। क्लियर, ऐसे कोरिलेट करना चाहिए। लेकिन वैदिक पीरियड में हमारे पास कुछ कर्मकांड वगैरह में ज्यादा ध्यान हो गया था। उस बीच हमारा जो आर्थिक विकास है उतना समृद्ध नहीं था। ये तो फैक्ट बता रहे। तो आप समझ गए। इसके बाद तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो हमारा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। और बौद्ध इसमें मैंने क्या बताया तुम्हें, अगुंतर निकाय, और दूसरा क्या है, भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों में हमारे अलग अलग करो तो हम अलग अलग एक उसके द्वारा बताऊं तुम्हें, एक मैपिंग के द्वारा। लेकिन 16 महाजनपदों में हमारी कुछ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कुछ में राष्ट्रतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र को मैंने बता रखा है कि जहां पर पूरी रूलिंग किसके द्वारा होता है, बाय पब्लिक, जनता के द्वारा। और राजतंत्र हम किसे कहते हैं, जहां पर क्या है, डायनेस्टी, जिसे कहते हैं ना, राजा का राजा है, अब वो योग्य है कि नहीं है। क्लियर, तो ये था। इसके बाद हम आ जाते हैं कहां पर, मैंने क्या कहा तुम्हें, अब इसमें जो सबसे पहले जो हमारे जो कुछ 16 महाजनपदों में जिनका जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बने शुरुआती दौर में मगध, मैंने बता रखा वर्तमान का आज पटना या गया का क्षेत्र है बिहार में। ठीक है,
केवल, और इसके बाद कौशल हो गया, वत्स हो गया, अवंती हो गया। 16 महाजन को मैंने बताया कि 14 महाजन को तो देश के भीतर आज भी भौगोलिक स्थिति अनुसार, लेकिन 2 जो है हमारे वो बाहर है पाकिस्तान में, काम्बोज और कहां पर है, गांधार। क्लियर? अब जब पढ़ोगे तुम इसको, तो मगध आखिर इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? नंबर 1, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। क्लियर? बता रहा था मैंने, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। क्लियर? इसी तरीके से इसमें आ जाओ तुम, जैसे नंद वंश उस समय इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ये माना जाता है कि सिकंदर की जो सेनाएं थी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। समझ गए? और खैर आगे फिर उसके बाद मौर्य वंश का मतलब आप समझ गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार नहीं, और उसके बाद क्या है, सम्राट अशोक। खैर उनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से देखो तुम यहाँ पर जो मगध है, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर, या प्राचीन क्या है, गिरिवज्र। ठीक, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो कैसा था, सुरक्षित था और समृद्ध। ठीक है? दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थिति यह है कि वहां पर देखो गंगा नदी, सोन नदी, गंडक, ये जहां राजगीर जो सुरक्षित था, किससे? एक सुरक्षित दुर्ग किसके द्वारा था? ये 5 पहाड़ियों से, यानी कि प्राकृतिक बनावटों से, भौगोलिक स्थिति से। तो वहीं जो पाटलिपुत्र था, ये एक तरीके से जल दुर्ग था। क्या था? जल दुर्ग का मतलब समझ गए? चारों तरफ से पानी से नदियों ने घेर रखा है, आसानी से कौन आ सकता, वहां जा नहीं सकता। लेकिन मगध का व्यापारिक क्षेत्र इसीलिए तो फलीभूत हुआ। नंबर 1, यहाँ का दुआब क्षेत्र जो है उपजाऊ था, कृषि कार्य बहुत अच्छा हुआ। दूसरा, यहाँ से व्यापार किसके द्वारा होगा? अच्छा, नदियों के द्वारा होगा व्यापार। तो व्यापारिक मार्ग किसके पास थे? मगध के पास थे। भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। लोहे की जो खाने भी थी इसके आसपास बहुत ज्यादा था। लोहा जो था तो बात बताइए, लोहे को तपन करना, गलाना और उसको फिर ढाला बनाना, ये चीजें यहाँ पर हो गई थी। क्लियर है? तो इन्हीं कारणों से जो है मगध जो है सबसे ज्यादा समृद्धशाली महाजनपद बना। और एक सबसे मैंने पहले बताया कि एक कुल मिला के इसका जो ध्यान था किसमें था? नगरीकरण की वो चीजें जो नगरीकरण के विकास में ज्यादा जरूरी होती है। बहुत ज्यादा रूढ़ी परंपराओं का उस समय यहाँ पर ज्यादा निर्वहन नहीं हो रहा था, जिस कारण जो है वहां पर क्या हो गए, व्यापारिक, जैसे क्या कहते हैं उसे, व्यापारिक श्रेणियां भी पैदा हो गई। और बाद में जब मौर्य काल को देखते हैं तो मौर्य काल में तुम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है अर्थव्यवस्था, व्यापारिक चीजें आदि बहुत समृद्धि आई है। तो जब प्रश्न आएगा कि मगध के उत्कर्ष होने के क्या क्या कारण है, तो तुम लिखेंगे एक तो योग्य शासकों का वहां शासन काल रहा, मगध की जो भौगोलिक स्थिति वो बहुत मजबूत थी, सामरिक दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके अलावा वो गंगा और क्या कहते हैं गंडक नदियों के दोआब क्षेत्रों पे वहां पर जो जलवायु जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी। जब मिट्टी उपजाऊ थी तो कृषि कार्य ज्यादा हुआ, कृषि कार्य ज्यादा हुआ तो हमारे पास व्यापार करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा भूमि है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया था, सिक्कों का आहत सिक्के या पंचमार सिक्के जो है व्यापार के मुख्य साधन बन गए थे। तो कुल मिला के ये सारी की सारी आर्थिक समृद्धि का कारण कौन सा है? क्या कहा मैंने तुम्हें? लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होना, लौह युग, द्वितीय नगरीकरण आधार रहा 16 महाजनपदों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का। क्लियर हो गए? इस तरीके से कल हम फिर पढ़ेंगे 16 महाजनपदों की राजधानियां और उनकी स्थितियां। क्लियर?